हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय ऋषभ के इस नए वीडियो में। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने अपने एक्सरसाइज 3.2 के 18 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हम 19 क्वेश्चन से आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 19 क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आवधि गुणन के प्रयोग द्वारा ये निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो ब्रांडों के निवेश करने के लिए हम किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज ए 1800 और 2000 हो। जी, तो जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, समझ में आएगा, इजी है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया, बस एक बार अब ध्यान से देखिए आप। उसने हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि हमारे पास जो टोटल पैसे हैं, हमारे पास जो टोटल पैसे हैं वो हमारे पास 30,000 रुपये, ठीक है, 30,000, ये हमारे पास है टोटल पैसे, ठीक है। इसे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है ये दो ब्रांडों पर, हमें इसे दो ब्रांडों में निवेश करना है, ठीक है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसे इन्वेस्ट करना है, इसे इन्वेस्ट करना है दो ब्रांड पर, मान लीजिए, ठीक है। एक ब्रांड है आपका, कौन सा, आपका अपना स्पार्क्स, ओके, और दूसरा, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, माफ़ कर देना, स्पार्क्स, और दूसरा है आपका बाटा, ठीक है। दोनों चप्पल और जूते की कंपनियां हैं, दोनों ही चप्पल और जूतों की कंपनियां हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 30,000 रुपये हमें स्पार्क्स पे जो इन्वेस्ट करेंगे, हम स्पार्क्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कितने रुपए, मान लीजिए हमें x रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम x रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पार्क्स पे, तो हम बाटा पे कितने इन्वेस्ट कर रहे होंगे। जब हम x रुपये स्पार्क्स पे क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम बाटा पे कितने होंगे भाई, ऑब्वियसली हमारे पास 30,000 रुपये हैं। जब हमने x रुपये स्पार्क्स पे कर दिए तो बाटा पे हम कितने कर रहे होंगे, बाटा पे हम कर रहे होंगे 30,000 माइनस x, डेफिनेटली हमारे पास टोटल मनी थी 30,000 रुपये, ठीक है। हमारे पास 30,000 रुपये टोटल मनी थी, हमें उसे इन्वेस्ट करना था दो जगह, हमने मान लिया एक कंपनी थी हमारी स्पार्क्स, चप्पल और जूते की कंपनी है, दूसरी कंपनी थी हमारी बाटा, ठीक है। हमने अगर स्पार्क्स पे x रुपये इन्वेस्ट कर दिए, अगर हमने स्पार्क्स पे x रुपये इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, तो हम बाटा पे कितने करेंगे, 30,000 माइनस x, क्योंकि हमारे पास टोटल मनी कितनी थी, 30,000, ओके। ये प्रथम ब्रांड हो गया, ये सेकंड ब्रांड हो गया, ठीक है। इससे जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें 5%। इस समय रेट x रुपये और इस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 5%, जबकि इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना मिल रहा है हमें, 7%। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को। जी हाँ, इस समय मिल रहा है 5% प्रथम ब्रांड से, और इससे मिल रहा है हमें 7%। ये क्या है, ईयरली है, ये क्या है, सालाना है, ठीक है। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं क्या होता है, ये समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं किसी को 100 रुपये देता हूँ, ठीक है, काय के लिए, 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर मैं किसी को ये 100 रुपये देता हूँ 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो क्या होगा, वो ईयर में मुझे कितने वापस देगा, तो वो 100 का 5%, 100 का 5%, 100 का 5%, 5% को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100, यानी कि वो मुझे कितने, ₹5, यानी कि वो मुझे, अगर मैं किसी को 100 रुपये 5% पे देता हूँ, अगर मैं किसी को 100 रुपये 5% ईयर के लिए देता हूँ, तो वो मुझे हर साल 5 रुपये देगा, है कि इंटरेस्ट के, ब्याज के, यानी कि वो मेरा लाभ होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही किसी ने 30,000 रुपये लिए, x रुपये लगा दिए,
स्पार्क्स कंपनी में यानी कि प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक ब्याज पर, और बाटा पर लगा दी 30,000 माइनस एक्स 7% वार्षिक ब्याज पर। ठीक है, ऐसा हुआ। तो वो हमसे यही पूछ रहा है कि अगर इन दोनों का, जैसे इससे हमें कितने मिले 5 रुपये, तो इन दोनों से मिला के, इन दोनों से ही मिला के उसे कितने मिल रहे हैं, इन दोनों से मिला के उसे मिल रहे हैं हम टोटल, एक बार तो मिल रहे हैं उससे 1800 और एक बार मिल रहे हैं उससे 2000। तो पहले हम 1800 मान लेते हैं, एक बार तो मिले उससे 1800, ओके, और एक बार मिले उसे 2000। अगर ये पैसे दोनों से मिला के मिल रहे हैं, पहला सवाल हमें ये है, पहले मान के चलिए कंसीडर किए उसे 1800 मिल रहे हैं। ठीक है, 1800 मिले इन दोनों के ब्याज से आके, तो वो यही कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि प्रथम ब्रांड पर कितने पैसे लगाए और सेकंड ब्रांड पर कितने पैसे लगाए, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो वो यही पूछ रहे हैं कि प्रथम ब्रांड पर कितने पैसे लगाए और सेकंड पर कितने लगाए। क्वेश्चन सिंपल है। तो हमने अभी नोटिस किया कि अगर हमने क्या किया था, 100 रुपये का 5% निकालना था, तो हमने क्या किया, मनी टोटल मनी इंटू 5% बराबर कितना आ गया था, आपके 5 रुपीज़ आ गए थे, यानी कि यह क्या आ गया था, आपका प्रॉफिट आ गया था। ठीक है, यानी कि ये क्या था, मनी, टोटल मनी, ये ऐसे कह देंगे मनी खाली। ठीक है, ये क्या है, मनी, ये अमाउंट। जब हम अमाउंट की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हो रही ना यहाँ किस में, ये क्या लिखा है आपका 5%, परसेंट का क्या, कितने दर पे आपने दिया, कितनी परसेंटेज आप ले रहे हो। ठीक है, जैसे कि कोई 5% पे दे रहा है, कोई 7% पे दे रहा है, कोई 10 पे दे रहा है, तो जितनी भी परसेंटेज आप ले रहे हो, ये क्या है, परसेंटेज। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या रहता है, ये इंटरेस्ट आपका, यह रहता है आपका इंटरेस्ट, यानी क्या रहता है आपका ब्याज। सेम यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है, कैसे लगाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन नहीं कर लेते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके इसे थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, ये ए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सबसे पहले लगाए हमने x रुपये, सेकंड लगाए हमने 30,000 माइनस x रुपये। ओके, ये तो क्या मनी, ये हो गया आपका मनी। इसमें मल्टीप्लाई होगी किसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, इसमें मल्टीप्लाई होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा 5% और 7%। ओके, और इक्वल्स टू आ जाएगा, हमारा लाभ कितना हुआ, फर्स्ट 1800 रुपये, 1800 रुपये, ये हो गया आपका क्वेश्चन। दैट्स ऑल। हमने क्या किया, मनी में मल्टीप्लाई कर दी इंटरेस्ट की, मनी में मल्टीप्लाई कर दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी क्या ब्याज दर आप ले रहे हो, तो टोटल वो आ जाएगा इंटरेस्ट, आपको कितना ब्याज मिलेगा। ओके, करते हैं मल्टीप्लाई। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, तो लिख सकते हैं 5/100। ऐसे यहाँ पे भी 7/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, अपॉन में 100। ओके, अब करते हैं मल्टीप्लाई, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, तो एक्स की होगी 5 में, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स की जब मल्टीप्लाई होगी 7/100 में, तो ये हो जाएगा 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1800, 1800। ओके,
देखिए यहाँ पे भी है अपॉन में 100, यहाँ पे भी अपॉन में 100, इस 100 को वहाँ भेज देते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 7x, 5x प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x इक्वल्स टू 18, 2 जीरो तो पहले से थी और 2 जीरो ही आ जाएंगी, तो जाएंगी आपकी 4 जीरो। ओके, 5x प्लस 7 की करेंगे हम मल्टीप्लाई, 7 की करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो 7 3 सा 21 और ये 4 जीरो ऐसे रहेंगी, माइनस 7 की x में होगी तो आएगा माइनस के 7x इक्वल्स टू 1840। 5x में से माइनस के 7x आएंगी तो बचेगा आपको माइनस के 2x इक्वल्स टू 1840 माइनस ये 21 और 4 ये उधर चला जाएगा 40, तो हो जाएगा माइनस के 21 और 40 माइनस के 2x इजिकल्स टू माइनस के 2x इजिकल्स टू 1840 में से जब 2140 चलेंगी तो ये बचेगा माइनस के 3 और 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये आपका, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल और 2 से काटेंगे हम इसको तो हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15,000। ओके, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15,000। x की वैल्यू से मतलब क्या हुआ हमारा, x की वैल्यू आ गई, यानी कि हमने प्रथम ब्रांड पर जो स्पार्क्स पर यानी कि प्रथम ब्रांड पर जो हमने इन्वेस्ट किया था वो कितना था, वो था आपका x रुपये, मतलब कि 15,000। हमने 15,000 रुपये लगाए प्रथम ब्रांड पर और सेकंड पे कितने लगाए होंगे, टोटल था 30,000 रुपये, 15 हमने पहले पे लगा दिए तो दूसरे पे कितने लगाए हमने, 15 ही हमने दूसरे पे लगाए। ओके, हमने पहले पे 15 लगाए, ठीक है, टोटल 30 थे, तो इसका मतलब हमने दूसरे पे भी 30 माइनस 15 ही हज़ार लगाए। पहले से मिला हमें 5%, दूसरे से मिला हमें 7% और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1800 आपका। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 15,000, यानी कि प्रथम ब्रांड पर लिख देंगे, यानी कि आपके प्रथम ब्रांड पर भी 15,000 और द्वितीय ब्रांड पर भी 15,000 इन्वेस्ट किए गए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट बी, जिसमें कह रहा है कि अगर हम प्रथम ब्रांड पर, अब ये सवाल क्या हो जाएगा, दोबारा से न्यू हो जाएगा। ठीक है, हमने पहला सवाल किया 1800 मान के, ठीक है, ये माना 1800, अब ये सवाल क्या हो जाएगा, दोबारा रिन्यू हो जाएगा, दोबारा नया हो जाएगा। अब मान लेंगे 30,000 रुपये हमारे पास टोटल हैं, जिनमें से हम x रुपये इन्वेस्ट करेंगे पहले ब्रांड पर यानी कि स्पार्क्स पर, हमने एज्यूम कर लिया, और दूसरे ब्रांड यानी कि बाटा पर हम कितने इन्वेस्ट करने वाले हैं, 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि 30,000 रुपये हमारे टोटल है। पहले पर अगर हमने x कर दिया, दूसरे में क्या हो जाएंगे 30,000 माइनस एक्स। भाई सीधी सी बात है, अगर हमारे पास 10 रुपये हैं, अगर हमने 2 रुपये किसी को दे दिए तो दूसरे को कितने देंगे, 10 माइनस 2 यानी कि 8, 10 माइनस 2, ऐसा ही तो हुआ। पहले से हमें 5% ब्याज मिलेगा, दूसरे से हमें 7% ब्याज मिलेगा। ओके, दोनों का जो योग हुआ, हमने पहले माना 1800, ठीक है, और हमने वैल्यू निकाल दी x की भी और 30,000 माइनस एक्स की भी। अब हम मानने वाले हैं, अब जो हम मानने वाले हैं कि हमें मिलेगा कितना, 2,000 ब्याज। हम ये मानने वाले हैं कि अब जो हमें ब्याज मिलने वाला है वो मिलेगा हमें 2,000 सालाना, दोनों का जोड़ के। ओके, तो करते हैं दोबारा से, सवाल नहीं हो गया। अब हम ये सवाल जो कर रहे हैं इसके लिए ना करके अभी सवाल करेंगे हम इसके लिए, बी पार्ट के लिए। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। इसमें ही कह रहा है हमसे कि पहली जो हमने अमाउंट लगाई है वो एक्स से और दूसरी जो लगाई है वो 30,000 माइनस एक्स से। करते हैं, पहली जो अमाउंट लगाई है वो है हमारी एक्स और दूसरी हमारी 30,000 माइनस एक्स। ओके, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 5% और 7% की। अमाउंट में मनी करेंगे, अमाउंट में जब हम गुना करते हैं, अमाउंट में जब हम गुना करते हैं काय की रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो हमें मिल जाता है कितना इंटरेस्ट, 5% और 7% की। लेकिन हमें पता परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपॉन में 100,
ऐसे ही यहाँ परसेंटेज हटाने वाले हैं तो यहाँ जाएगा 100। ओके, और इक्वल्स टू में लिख देंगे हम टोटल जो हमें मिला। हमें टोटल क्या मिला है 2000, 2000 रुपये, 2000 रुपये। ओके, करते हैं मल्टीप्लाई, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, तो हो जाएगा आपका 5x अपॉन 100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x अपॉन 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2000 रुपीज़। ओके, 100 को भेज देंगे उधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 7 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जो 21 और 0 आ जाएंगे आपकी। ओके, माइनस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, माइनस के 7x इक्वल्स टू 3 0 पहले से 2 0 आ जाएंगी, तो आ जाएंगे आपकी 5 0। ओके, अब क्या करेंगे 5x में से माइनस 7x करें तो आ जाएगा आपको माइनस के 2x इक्वल्स टू 21 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 2 कितने हो जाएंगे 5 0 माइनस ये उधर चला जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 21 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4 0। ओके, 2x ऐसे उतार देंगे। हम करेंगे इन्हें माइनस, करते हैं माइनस। ये देखिए यहाँ पे मैं अगर मैं कोमा लगा दूँ और यहाँ पे भी एक कोमा लगा देते हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ 4 जीरो है और ये क्या है 20, 1 2 3 4 ये क्या 4 जीरो है और ये है 21। तो जब हम माइनस के 21 में से प्लस के 20 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का, कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा और 4 0 एज इट इज आ जाएंगी। समझने की कोशिश कीजिए हमने क्या किया है यहाँ पे, ये 4 0 थी यहाँ 20 था, ये 4 0 थी यहाँ 21 था। जब प्लस के 20 में से माइनस के 21 गई, यानी कि 21 में से जब 20 गई तो 1 ही तो बचेगा लेकिन माइनस का। ठीक है, अब क्या करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे इसे 10,000 को, तो कितना आ जाएगा आपका, x की वैल्यू आने वाली है आपकी ये 10,000 था ना, तो ये आ जाएगा आपका 5,000, ये आ गया आपका 5,000। यानी कि x की वैल्यू है आपकी 5,000। इसका मतलब है कि आप 30,000 में से 5,000, 5,000 है ना, 5,000 तो लगाने वाले हैं स्पार्क्स पे, जबकि 25,000 लगाने वाले हैं किस पे, बाटा पे। प्रथम ब्रांड पर लगाने वाले हैं आप 5,000 और सेकंड ब्रांड पर लगाने वाले हैं आप कितने 25,000। ओके, लिख देंगे यहाँ पे, आते हैं प्रथम ब्रांड पर 5,000 जबकि द्वितीय ब्रांड पर कितने 25,000 रुपये इन्वेस्ट यानी कि निवेश किए जाएंगे। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 लेंथी क्वेश्चन, एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद देखते हैं आगे। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में यानी कि लाइब्रेरी में, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य ₹80, ₹60 तथा ₹40 प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि कितना प्रॉफिट होगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें जैसे कि कहा किसी स्कूल की दुकान में यानी कि लाइब्रेरी में, ओके, किसी स्कूल की दुकान में यानी कि लाइब्रेरी में। ओके, मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, उसमें कुछ पुस्तकें रखी हैं, तो उसमें वे कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं जब केमिस्ट्री की, 10 डजन तो हमारी केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 10 डजन केमिस्ट्री की, किसकी बुक्स हैं, केमिस्ट्री की। डजन को हम क्या करते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, डजन को हम कन्वर्ट नहीं ऐसे ले लेते हैं, 10 डजन है हमारी बुक्स कहाँ की, केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री जो 90% बच्चों की फेवरेट नहीं होती। 10 डजन बुक्स है हमारी केमिस्ट्री की, ठीक है,
उनका जो रेट दिया है उन्होंने कितना दिया है, पर बुक है 80 रुपीज़, पर बुक है 80 रुपीज़। जो हमारी 8 डज़न बुक्स है, 8 डज़न बुक्स है हमारी किसकी, फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान, 8 डज़न बुक्स है हमारी फिजिक्स की, ठीक है। उनका जो उन्होंने पर बुक का रेट दिया है वो दिया है हमें ₹60। और ऐसे ही हमारी कितनी 10, 8 और ये भी 10 डज़न बुक्स है हमारी इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स की कितनी बुक्स हैं, सॉरी 10 डज़न बुक्स है हमारी इकोनॉमिक्स की, ओके। और इनका जो उन्होंने पर पीस यानी कि पर बुक का जो रेट दिया है वो दिया है 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ की एक बुक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें हमारे सवाल ने दी है। वो हमसे कह रहा है कि भाई 10 डज़न बुक्स जो हैं वो केमिस्ट्री की हैं, 10 डज़न बुक्स हैं केमिस्ट्री की, उनमें से अगर आप एक बुक्स लेते हो, ये तो पूरी लाइब्रेरी में रखी हैं, 10 डज़न बुक्स हैं जो हमारी लाइब्रेरी में रखी हैं, ठीक है, लेकिन एक बुक जो है वो 80 रुपीज़ की है। ऐसे ही 8 डज़न बुक्स हैं फिजिक्स की जो हमारी लाइब्रेरी में रखी हैं, लेकिन एक बुक कितने की है, 60 की। ऐसे ही 10 डज़न बुक्स हैं आपकी इकोनॉमिक्स की, लेकिन एक बुक कितने की है, 40 रुपीज़ की, ओके। ये इन्फॉर्मेशन हमारे सवाल ने हमें दी है। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि अगर वो इन सभी को बेच दे, अगर वो इन सभी को बेच दे तो उसे कुल कितना लाभ होने वाला है, वो उसे कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट जो लगने वाला है उसे लिख लेते हैं हम, कॉन्सेप्ट कौन सा लगाने वाले हैं हम। तो अगर मुझे एक बुक मान लीजिए 60 की है तो 10 बुक कितने की मिलेंगी भाई, 10 गुना 60 की। एक बुक्स अगर 60 रुपीज़ की मिल रही है तो 10 बुक कितने मिलेंगी, 10 गुना 60 रुपीज़ की। यही तो कॉन्सेप्ट है, ओके। सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है, यानी कि बुक्स में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनके रेट की, ये रेट है ना पीस रेट, यानी कि रेट की या प्राइस कह लो, रेट कह सकते हैं या फिर हम इसे प्राइस भी कह सकते हैं, प्राइस की। तो हमें क्या मिलने वाला है, टोटल अमाउंट या कह लो प्रॉफिट, अमाउंट कह लेते हैं हम, अमाउंट। टोटल हमें अमाउंट मिल जाएगा। हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं कि जब हम बुक्स में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, प्राइस की, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ओके। करते हैं। तो हमारे पास कितनी बुक है, 10 डज़न बुक्स, ये आ गई आपकी 10 डज़न बुक्स, लिख लेते हैं 10 डज़न। 10 डज़न का मतलब क्या होगा, 10 × 12 कितनी रहेंगी, 120, ओके। तो लिख लेते हैं 120 बुक्स है हमारे पास, क्या लिख लेते हैं, हमारे पास 120 बुक्स हैं किसकी, इमेजिनरी मान लेते हैं केमिस्ट्री की। 8 डज़न 8 × 12 कितना हो जाएगा, 96 बुक्स है हमारे पास किसकी, फिजिक्स की। और 10 डज़न इकोनॉमिक्स की, 10 डज़न यानी कि 10 × 12 कितना हो जाएगा, 120, 120। 120 बुक्स है हमारे पास किसकी, इकोनॉमिक्स की। और जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे इनके पर पीस रेट की, यानी कि ये है 80 रुपीज़, केमिस्ट्री फिजिक्स से आपकी 60 रुपीज़ और इकोनॉमिक्स से आपकी 40 रुपीज़। तो इससे हमें पता चल जाएगा इसका टोटल अमाउंट जो आने वाला है, इसका जो हमारा टोटल अमाउंट आने वाला है वो हमें पता चल जाएगा। देखते हैं, करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। रो की मल्टीप्लाई होगी कॉलम्स में, तो 120 × 80, 120 × 80 प्लस
96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। छोटी सी कैलकुलेशन आपकी करते हैं। ये हो जाएगा 96 और 00 6 की इसे 96 की मल्टीप्लाई होनी है 60 में, तो 6 की 6 में लेता जाएगा प्लस 6, कैरी जाएगा 3 और ये जाएगा आपका 57 और ये जाएगा आपका 0। राइट। प्लस ये आ जाएगा 48, 12 4 जो 48 और 00। ओके, इन सबको ऐड कर लेते हैं हम, इन सभी को ऐड करते हैं, इन सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 0 0 0 0 0 6 तो आ जाएगा 0 6। ओके, 8 7 6 8 7 6 जोड़ते हैं, 8 और 7 ये हो जाएगा आपका 15, 15 और 6 15 और 6 हो जाएगा आपका 21, 1 आया, 2 आगे कैरी, 4 5 9 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 और 9 हो जाएगा 18, 18 और 2 20, तो ये हो जाएगा आपका 20160। बड़ा सा लिख देते हैं थोड़ा सा, 20160 यानी कि 20,160 रुपीज़ ओनली। 20,160 रुपीज़ ओनली, एक्चुअली ओनली नहीं है, काफ़ी अच्छा अमाउंट है। तो ये होंगे आपके 20,160 रुपये। तो जब हम अपनी लाइब्रेरी में से, स्कूल में जो हमारी लाइब्रेरी है जिसमें 10 डजन बुक्स है केमिस्ट्री की, जिसमें से एक बुक्स 80 की है, 8 डजन बुक्स है हमारी फिजिक्स की, एक बुक्स हमारी 60 की है, और 10 डजन बुक्स है हमारी इकोनॉमिक्स की, जिनमें से एक बुक्स कितनी की है 40 की है। उन्हें जब हम क्या कर देंगे, बेच देंगे, उन्हें जब हम सेल कर देंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट लाएंगे बुक्स इंटू प्राइस बराबर अमाउंट। बुक्स इंटू प्राइस बराबर अमाउंट, ये कैसा आया, ये ऐसा आया कि मान लीजिए एक बुक्स कितने की है, एक बुक अगर 40 की है, ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ आपसे दो बुक कितने की होंगी तो आप पाएंगे 2 इंटू 40। ओके, दो बुक कितने होंगी 2 इंटू 40, ये ₹40 की थी, ये रुपीज़ आ गई 80 की। ठीक है, मैं कहूँ आपसे 8 बुक्स कितने की होंगी, आप मुझे कह देंगे 8 इंटू 40 यानी कि ₹320 यानी कि 320। ठीक है, तो ये कैसे बन रहा है कॉन्सेप्ट, ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स, ये क्या है बुक्स, ये क्या है नंबर ऑफ बुक्स, इंटू मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हैं आप, इंटू मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हैं आप, अमाउंट वो प्राइस की, यानी कि पर पीस का प्राइस कितना है, प्राइस की बराबर आपको क्या मिल जा रहा है, अमाउंट मिल जा रहा है, बराबर आपको क्या मिल जा रहा है, अमाउंट मिल जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, बुक्स इंटू प्राइस बराबर अमाउंट, बुक्स इंटू प्राइस बराबर अमाउंट। ओके, इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 और 22। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, पहले उससे पहले इन दोनों क्वेश्चन से पहले उन्होंने कहा है कि इन दोनों क्वेश्चन से पहले एक स्टेटमेंट को देखिए, इस स्टेटमेंट को देखिए। ओके, इसमें उन्होंने कहा है कि मान लीजिए का मतलब है, ठीक है, मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी क्रमशः 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 और p क्रॉस k कोटियों के अवयव हैं। मतलब समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हमसे ये कहा है कि उन्होंने हमें 5 अवयव दिए हैं, x y z w और p। x की कोटि हमें दी है 2 क्रॉस n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की जो हमें कोटि दी है 3 क्रॉस k, हमें अवयव नहीं दिए हैं, उनकी कोटि दी है। x की कोटि में 2 क्रॉस n दी है, y की कोटि में 3 क्रॉस k दी है, z की कोटि में 2 क्रॉस p दी है, w की कोटि में n क्रॉस 3 दी है, और p की कोटि हमें p क्रॉस k दी है। ओके, अब इस स्टेटमेंट के आधार पे हमें क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 को हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, अगर हम
पी और वाई की गुणा कर दें, पी और वाई की गुणा कर दें और डब्ल्यू और वाई की गुणा कर दें और उन दोनों को जोड़ दें, तो एन पी और के में क्या रिलेशन होगा, यानी एन पी और के किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे, कौन किसके बराबर होगा, कौन किससे दोगुना होगा, इस टाइप से हमें बताना है एन पी और के में क्या रिलेशन होगा। अगर ये चीज़ है, अगर ये चीज़ है तो हम इनकी की बात मान लेते हैं। पी पी दिया है हमें, ये रहा पी क्रॉस की, तो मान लीजिए काफ़ी है आपका ये, ठीक है, और इसकी कोटि है आपकी पी क्रॉस की, इसकी कोटि है आपकी पी क्रॉस की। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। हम इनकी बात मान रहे हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, ये जो आपको आव्यूह दिया है हमारा P, तो P की कोटि लिखते हैं P क्रॉस की, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमें P क्रॉस की, इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, Y की, Y कहाँ है, ये रहा, Y की कोटि हमारी, Y आ गया हमारे, Y की कोटि है 3 क्रॉस की, Y की कोटि हमारी 3 क्रॉस की, प्लस हमें इसमें जोड़ना है, प्लस हमें इसमें जोड़ना है किसे, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू कहाँ है, ये रहा डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू की कोटि हमारी एन क्रॉस 3, डब्ल्यू की कोटि हमारी एन क्रॉस 3, और इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमें वाई की, वाई का है 3 क्रॉस के, मल्टीप्लाई करनी है हमें इसमें वाई की, वाई कितना है आपका 3 क्रॉस की। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन दिया था पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई अगर पॉसिबल है तो एन पी के में क्या रिलेशन होगा। रिलेशन हम बताएंगे, पहले इस बात को हम मान लेते हैं, मान लिया। अब पी की कोटि ये रही, पी क्रॉस के एक आव्यूह है उसकी कोटि पी क्रॉस के है, हमें नहीं पता एलिमेंट कैसे हैं, वाई ये रहा प्लस डब्ल्यू ये रहा और आपका वाई हो रहा, दोनों के बीच में क्या निशान है, प्लस का। ओके, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने आपको बताया था इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले का जो स्तंभ होगा, पहले का जो स्तंभ होगा वो इक्वल होगा दूसरे की, किसके, पंक्ति के, यानी कि के इक्वल होगा किसके, 3 के, के इक्वल होगा 3 के। पहले तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल जाता है कि के क्या होगा, इक्वल होगा हमारा 3 के, लिख लेते हैं यहाँ पे कहीं, के क्या होगा, इक्वल होगा 3 के, पहला एक कंक्लूजन निकलता है हमारा। क्यों होगा इक्वल, इक्वल इसलिए होगा क्योंकि अगर इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई तो हो रही है तो क्वेश्चन में कहा मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, पहले की कॉलम इक्वल होती है ना दूसरे की रो के, इसका मतलब कि इक्वल होगा 3 के। सेम ऐसे यहाँ पे 3 इक्वल होगा किसके, कॉलम इक्वल होगी रो के, वो तो है, यहाँ से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोटि क्या बनेगी, अगली अगली कोटि क्या बनेगी हमारी, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक आव्यूह बनेगा, उस आव्यूह की कोटि क्या बनेगी, ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को छोड़ देंगे और कोटि आ जाएगी हमारी पी क्रॉस की, कोटि आ जाएगी हमारी पी क्रॉस के। आगे ये दोनों आव्यूह हैं, इसमें ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों को स्किप कर देते हैं, सीखा था ना हमने, इन दोनों को स्किप कर देंगे, लिख देंगे पी क्रॉस के, आगे कोटि प्लस, प्लस का साइन है बीच में इनके, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम तो एक आव्यूह बनेगा, और ये जो आव्यूह बनेगा इसकी कोटि क्या होगी, पहले की कॉलम बराबर होगी दूसरे की रो के, इन दोनों को स्किप कर देंगे, नई कोटि क्या आ जाएगी हमारी एन क्रॉस के, गुना करके कोटि क्या आ जाएगी हमारी एन क्रॉस के। हमने सीखा था कि जब हम दो अवयव को जोड़ते हैं या घटाते हैं, दो अवयव को जोड़ते हैं घटाते हैं तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए, उनकी कोटि समान होनी चाहिए, वे जब भी जुड़ सकते हैं तो उनकी कोटि समान हो तब। ठीक है, तो ये दोनों अवयव जुड़ रहे हैं, ये अवयव दोनों जुड़ रहे हैं, इसका मतलब इनकी कोटि समान होगी, कोटि समान होगी। तो ये क्या, रो गुना कॉलम, ये भी लिखा है रो गुना कॉलम, इसमें कॉलम है के, इसमें कॉलम है के। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें रो कितनी है पी, इसमें रो कितनी है एन, और ये दोनों जुड़ रहे हैं तो इक्वल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ लिख रहा पी और यहाँ लिख रहा एन। भाई ये दोनों जुड़ रहे हैं
तो रो भी इक्वल होंगी, कॉलम तो इक्वल है, रो भी इक्वल होंगी, लेकिन ये कह रहा है रो पी है, वो कह रहा है एन है। इसका मतलब एन और पी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब एन, इसका मतलब पी और एन आपस में बराबर होंगे। ये यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि पी भी इक्वल होगा किसके, एन के। पी भी इक्वल होगा एन के। अब यहाँ से हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि के इक्वल होगा 3 के और पी इक्वल होगा एन के। के इक्वल होगा 3 के और पी इक्वल होगा एन के। ये ऑप्शन नंबर ए, ये मेरे सामने बुक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कहना चाह रहा है इसी स्टेटमेंट के आधार पे यदि यदि n इक्वल्स हो पी के, यदि n इक्वल्स टू हो पी के, तो जो हमारा पहले आ भी चुका है, n इक्वल्स आया हमारे पी के, तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, वो हमसे पूछना चाह रहा है कि अगर n इक्वल्स मान लिया हम पी के, हमने मान लिया n इक्वल है पी के, तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। देखिए x एक आव्यूह है, उसमें हमने 7 की मल्टीप्लाई की, ठीक है, z एक आव्यूह है, उसमें हमने 5 की मल्टीप्लाई की, और दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक आव्यूह आएगा, एक आव्यूह मान लीजिए, एक आव्यूह ये है, ठीक है, एक आव्यूह ये है, एक आव्यूह ये है, इसमें से जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा एक आव्यूह मुझे ये मिलेगा, तो इसकी कोटि क्या होगी, वही हमसे पूछा जा रहा है। करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। देखिए 7x एक आव्यूह है, ये लिखा हमने एक आव्यूह, यहाँ क्या है 5z एक आव्यूह है, यहाँ लिखा हमने एक आव्यूह, ठीक है, इसकी कोटि कुछ होगी, इसकी कुछ कोटि कुछ होगी, और बीच में क्या है माइनस। कोटि को समझते हैं पहले हम, पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ए इक्वल्स टू लिखा है कहीं, ए इक्वल्स टू 2 3 -1 0, ठीक है, इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि क्या है आपकी, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसकी कोटि हो गई आपकी 2 क्रॉस 2। ओके, अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, 3 की, अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 2 6, 3 3 9, 3 की -1 3, और ये जाएगा 0। अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2 क्रॉस 2 होने वाली है, 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है, 2 क्रॉस 2। अगर मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दूं, 5 है, तो इसकी कोटि कितनी होने वाली है, 5 की करेंगे, 5 2 10, 5 3 15, 5 की हो जाएगी माइनस के 5, और 5 की 0 हो जाएगी 0। ओके, अब इसकी कोटि कितनी होने वाली है, 2 क्रॉस 2। अब इसकी कोटि कितनी हो गई, 2 क्रॉस 2। एक बात नोटिस कीजिए ध्यान से, जब यहाँ कितना था, जब यहाँ ए था तो कोटि कितनी थी, 2 क्रॉस 2। जब यहाँ 3 ए था तो कोटि कितनी थी, 2 क्रॉस 2। जब यहाँ 5 ए हुआ तो कोटि कितनी हो गई, 2 क्रॉस 2। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से, इसका मतलब एक कंक्लूजन पर पहुँचते हैं हम, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से ए 3 ए 5 ए कोटि पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से कोटि पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी तो ए की कोटि 2 क्रॉस 2, 3 ए की कोटि 2 क्रॉस 2, 5 ए की कोटि 2 क्रॉस 2 आया। ए की कोटि 2 क्रॉस 2, 3 ए की कोटि 2 क्रॉस 2, 5 ए की कोटि 2 क्रॉस 2, 1000 ए की कोटि 2 क्रॉस 2, 1 लाख ए की कोटि भी 2 क्रॉस 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे कोटि पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। देखिए उसने कहा हमसे 7x, अब चाहे 7x कहे, 10x कहे, 1000x कहे, कोटि तो वही रहेगी जो x की कोटि है। 7x की कोटि क्या होगी, जो x की होगी, और x की कोटि क्या है हमें पता है, 2 क्रॉस n। x की कोटि तो हमें पता है 2 क्रॉस n। 5z की कोटि क्या होगी, 5z कहे चाहे 1000z कहे, कोटि कितनी रहेगी, जो z की होगी। 5z की कोटि वही होगी जो z की होगी, और z की कितनी है, 2 क्रॉस p। z की कोटि आपकी 2 क्रॉस p। ओके, ये आ गया आपका। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई, सॉरी, ये दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, घट रहे हैं। जैसे जुड़ रहे थे, जब ये जुड़ रहे थे तो इनकी कोटि क्या थी, इक्वल होनी ही चाहिए थी, ये कंडीशन है। घटने में भी इक्वल होनी चाहिए, कंडीशन है। घटने में भी इक्वल होनी चाहिए, कंडीशन है। ये है 2 क्रॉस n, ये है 2 क्रॉस p, ये है 2 क्रॉस n और ये है 2 क्रॉस p। तो जो हमारा नया आव्यूह आएगा, इन्हें घटाकर एक आव्यूह आ गया हमारा, मान लीजिए ये, ठीक है, इन्हें घटा के एक आव्यूह आ गया हमारे ये।
इसकी कोटि क्या होगी? उसने कहा हमसे n और p सेम है, n और p सेम है, हमें पहले कहा दिया कि n और p जगह है हमारे सेम है, तो इसकी कोटि क्या होगी हमारी? इसकी कोटि होगी हमारी 2 क्रॉस n और p सेम है, चाहे n लिखूँ या p लिखूँ बात तो एक ही है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p या 2 क्रॉस p। तो इसकी कोटि या तो होगी 2 क्रॉस n या होगी 2 क्रॉस p, क्योंकि n और p रियल में सेम है ना, उसने पहले कह दिया हमसे n और p सेम है, तो ये आपके क्वेश्चन ऐसा होगा। अब ये आपके जो है ना ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग एक बार, देखिए 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p, तो आपका सेकंड ऑप्शन दिया है 2 क्रॉस n, एक बार देख लीजिए, आपका सेकंड ऑप्शन ही दिया हुआ है 2 क्रॉस n, आपका सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 2 क्रॉस n, इसलिए ये क्या होगा? इसके लिए 2 ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, 2 क्रॉस n भी सही है, 2 क्रॉस p भी सही है, क्योंकि उसने हमें पहले कह दिया है कि n और p सेम है, n और p सेम है। अब मैं इसे n लिखूं या p लिखूं, बात तो एक ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।